हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा 20 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन यूनिवर्सिटीज में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस भी दिए हैं, उनको भी याद करने की कोशिश करनी है। फेडरल नेचर समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं कि एक पिताजी हैं और उनके, अब इंडिया में तो बहुत सारी स्टेट्स है बट समझने के लिए सोचो 4-5 बच्चे हैं। चारों पांचों की अलग अलग बिजनेस है। तो पिताजी का पूरा कंट्रोल है ना। घर में कुछ पुराने जमाने से चलती आई कॉमन इनकम्स भी हैं। बाकी इन जनरल चारों भाइयों के अपने अलग अलग घर हैं, अलग अलग दुकानें हैं। पिताजी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, पिताजी उनको इंडिपेंडेंट जीना अलाउ भी करते हैं। अगर जरूरत पड़ जाती है तो उनका कंट्रोल भी है, किसी को भी बुला के थोड़ा समझा देते हैं, देख भाई ठीक से नहीं चल रहा है। कोई बहुत ही आफत पड़ जाए तो उनकी सारी दुकानों वुकानों पर पिताजी कंट्रोल भी कर लेते हैं। तुम झगड़ा करते हो आपस में, बिल्कुल नहीं झगड़ने देते, एक कंट्रोल मेंटेन करते हैं। तो एक तरह से वो पूरा परिवार जुड़ा हुआ भी है और अलग अलग भी है। सो दैट इज द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, दोनों अलग अलग जीते हैं अपना जीवन। जरूरत पड़ने पर हाथ ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि जिस मर्जी को जब मर्जी हटा ले। लेकिन भाई गवर्नर प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूव जो है अपॉइंट होता है हर स्टेट का। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट ने रूल या ये समझो एक्ट प्रोविजन लॉ नहीं बनाया उस पर सेंटर बना लेती है। अगर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी मैटर पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो प्रिवेल करती हैं। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए अपर हैंड एज रिस्पेक्ट टू द पावर्स। लेकिन फिर भी दोनों मिलके ही काम करते हैं कंट्री में। ऐसा कोई आफत अभी तक तो नहीं है ना। इमरजेंसी वो ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी कब लगी थी? अभी तो लगी नहीं रिसेंट 10-20-50 साल में। आई शुड नॉट बी सो लैक्स, 10-20-30-40 साल में। तो उस हिसाब से इमरजेंसी रूटीन में तो लग नहीं रही। तो फिर पढ़ने पढ़ाने की चीजें हैं और मतलब मिलके चला रहे हैं दोनों अपना अपना राज्य। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग चलाती है, उनको अलग इंडिपेंडेंस दी हुई है सर्टेन मैटर्स पे। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। कुछ में शेयरिंग है, उसके भी रूल्स एंड सिस्टम बने हुए हैं, कोई सच कहानी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मतलब वो हो ही नहीं सकता ऑलमोस्ट। ये भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं। इम्पॉसिबल नहीं है बट ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। सो हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। मैंने ब्रीफ में आपको क्वेश्चन समझा दिया है। फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स। सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर्स हैं ही, वो तो होती ही हैं, हमेशा ही होती हैं। नाउ अब जो हमारी कंट्री है, लार्ज एंड डाइवर्स कंट्रीज लाइक इंडिया, यहां पर ये सिस्टम जरूरी भी है। क्योंकि अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा रूल करने की कोशिश करे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक आदमी माना हमने बना दिया और वो बिल्कुल मान के चलो कि साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी कंट्री में किसी स्टेज पर अगर बिल्कुल टोटली ये हो जाए कि भाई पता ही नहीं है, हर जगह डीप में एक ही व्यक्ति डिसीजन लेगा, तो कितना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए रीजनल चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि समझते हैं। तो इसीलिए रीजनल ऑटोनॉमी की बात की गई है कि हाँ, एक यू कैन से स्मॉलर स्केल पर जो है वो चीजें थोड़ी कंट्रोल में रहें। सो हम यही कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ फेडरल स्ट्रक्चर। डिवीजन ऑफ पावर्स हैं इंडिया में, ये है, बट स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स मेकिंग इट यूनिक। स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स का मतलब क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया कि फेडरल स्ट्रक्चर माने डिवीजन है पावर्स में, लेकिन यूनिटरी फीचर्स है माने कहीं ना कहीं टिल्टेड टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये नहीं है कि कहने कोई डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं। सो इसलिए इसको ना कॉजी फेडरल स्टेट भी कहते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज या इंडिया इज अ कॉजी फेडरल स्टेट। कॉजी, किसी भी चीज में कॉजी लगने का मतलब होता है सिमिलर टू दैट।
मिलता जुलता, जैसे कि अभी हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, तो उसके जो कंज्यूमर कमीशन थे हमने कहा कि वो कॉजी कोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। कोर्ट तो है नहीं, लेकिन कोर्ट की तरह से बिहेव करते हैं। तो इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली 100% प्योर फेडरल नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं कि ये पावर सेंटर की, ये स्टेट की, खत्म, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, इसलिए कॉजी फेडरल स्टेट। बट फिर भी जैसा मैंने कहा, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस, कहीं ना कहीं ये झुका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है। इसलिए हमारे देश में सबसे मजबूत जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होती है सबसे मजबूत, इंडिया की अगर हम बात करें। अब यहां पर फेडरलिज्म का क्या मतलब है? फेडरलिज्म इंप्लॉइज अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहां पर दो तरह की सरकारें होती हैं। आपने देखा, हाँ, इंडिया में होती हैं। फेडरलिज्म इंप्लॉइज अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल इंडिया में ऐसे ही है। आपको पता है हमारे यहाँ राज्यों में, यानी जैसे अभी रिसेंट में बात करें तो हरियाणा में इलेक्शंस थे, आगे चल के अभी केरल में इलेक्शंस हैं, असम में इलेक्शंस हैं, है ना, बंगाल में इलेक्शंस हैं। ऐसे स्टेट वाइज इलेक्शंस भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं। तो यहां पर क्या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर भी है और स्टेट भी है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है और ऑटोनॉमी भी है। एक तरह से कुछ हद तक इनको छूट भी है कि चलो कर लो जैसा जो ठीक लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है और ऑटोनॉमी भी है। तो ये इसका फंडा है। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सबको मानना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट ए फेडरेशन फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हो रखा है स्टेट्स के साथ कि आप हमारे साथ मिलकर काम करोगे ना। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि सब मिलकर एक देश बना हुआ है और वो मिल चुका है। अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि कोई चीफ मिनिस्टर आके बोले भाई मेरे को आपके साथ सही नहीं लग रहा। जैसे बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं ना, हमने माना किसी के साथ डील की हुई है, तो उसके अंदर ये होता है कि हमने जब डील की हुई है तो हम थोड़े दिनों बाद उस डील को बंद भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें नहीं होता है। कोई स्टेट ये नहीं कह सकती भाई अब हमारे को इंडिया के साथ नहीं रहना और हम इंडिपेंडेंट। नो, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वो मिलके बना है हिंदुस्तान, अब वो बन गया है, अब वो कोई अलग नहीं हो सकता है। और कोई एग्रीमेंट नहीं है इस तरह का जो कि कल को बोले कि मैं अब इस एग्रीमेंट को नहीं मानता और मैं इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूं। ये कुछ नहीं है। इनडिस्ट्रक्टिबल, इंडियन फेडरेशन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अब ये अलग नहीं हो सकता कोई भी। यही रीजन है चाहे कश्मीर की बात आती है या कुछ भी बात आती है तो ये तो कोई सोचता ही नहीं, डिस्कस भी नहीं करता कि अलग कर दे, हो ही नहीं सकता। मिलके एक पूरा देश बना हुआ है, तो किसी भी हिस्से पर अटैक होगा तो वो ये नहीं सोचा जाएगा कि स्टेट पर अटैक हुआ है। अब मान लेते हैं कोई भी नेबरिंग कंट्री हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट पर अटैक कर दे, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये अटैक पंजाब पर हुआ है या राजस्थान पर हुआ है या कश्मीर, वो अटैक इंडिया पर माना जाएगा, बिकॉज इंडिया इज वन। अगर हम फेडरल फीचर्स के एसेंशियल्स की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं, और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड बाय इट, सबको मानना पड़ेगा। और यहां पर पावर्स जो हैं वो 7 शेड्यूल में 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। ये मैंने आपको याद करवाया था एज ए लॉ स्टूडेंट। अगर ये चीज आपके लिए नई है तो ये 100 बार आएगी, तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। यूनियन लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों बना सकती हैं जब जिसको जैसा ठीक लगे। अगर कोई कंफ्लिक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून पूरे देश पर एप्लीकेबल होगा और स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून उस पर्टिकुलर स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट आगे चल के फिर डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में आता रहेगा। नाउ थोड़ा सा ऑटोनॉमी स्टेट्स को दी गई है इन देयर ओन स्फेयर, मतलब अपने राज्य में अपने मैटर्स को डील करने में थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी स्टेट्स को इसके थ्रू मिल गई है। नाउ रिजिडिटी इस मामले में लेकिन संविधान बहुत कठोर है, ये कह सकते हैं। रिजिडिटी है क्या कि जो फेडरल प्रोविजन है, ये जो डिवीजन ऑफ पावर वाला फंडा है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें जरा भी चेंज करना होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशन में और स्टेट्स इसको अप्रूव करेंगे। अब सोच के देखो इतनी स्टेट्स हैं, 99% ये अप्रूव होने वाला नहीं। यानी कि एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है, अब वो चेंज इंडिया में नहीं हो पाएगा। साथ साथ इन्होंने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करके गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश भी की
तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जाएंगे, वहाँ नहीं चलने वाला। अगर कोई डिस्प्यूट भी है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व कर देगा। एक राज्यसभा भी बनाई गई है। आपको सबको पता है कि हमारी इंडिया में जो है 2 पार्लियामेंट है, तो जो एक मेन पार्लियामेंट है एमपीज, वो तो आते हैं इलेक्शन के थ्रू, और एक राज्यसभा भी है। राज्यसभा में क्या होता है कि ये लोग डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें, फेडरल फीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास मेन पावर है। आपको पता है सारा मेन तो पैसा टैक्स है, और टैक्सेशन का डिसीजन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो लेते हैं। तो कुल मिलाकर डिफेंस, फाइनेंस, इस तरह के जो मेजर डिसीजंस हैं, मेजर यू कैन से गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में रखी हुई है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है इंडियन सिस्टम में। और अगर इमरजेंसी हो जाए फिर तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी ही हो जाता है, यानी एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑलमोस्ट पावर्स नहीं रहती और सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा देश चलाती है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजस्थान जैसी कोई चीज नहीं है। सिटीजनशिप भी एक ही है, सब लोग भारतीय नागरिक हैं। पंजाब का नागरिक, मध्य प्रदेश का नागरिक, बिहार का नागरिक, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इंडिया में। जो भी नागरिक है, सिटीजन है, वो इंडिया का है। हाँ, ये बात जरूर है कि गवर्नर प्रेसिडेंट से अपॉइंट होता है और प्रेसिडेंट एक ही है, तो कहीं ना कहीं फिर वही, इसीलिए बोल रहा हूं फेडरल है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूनिटरी है। थोड़ा थोड़ा यूनिटरी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, तो थोड़ा थोड़ा यूनिटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस पर कुछ केस लॉस। केस लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया इज नॉट ए क्लासिकल फेडरेशन एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। क्लासिकल फेडरेशन का मतलब हो गया एकदम अलग अलग, सेंट्रल पावर्स अलग, स्टेट्स पावर्स अलग। इंडिया में भी अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ ऊपर है। ये बात सबसे पहले समझनी है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के थ्रू, राइट। उसके बाद नंबर 2 पे हम केस ले रहे हैं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आप देखोगे कि ये केस बहुत जगह बार बार घूम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। The court held that federalism is part of the basic structure of the constitution. कहना ये चाह रहा है it cannot be destroyed by amendment। मतलब फेडरल सिस्टम है तो है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द मेन पॉइंट इट वांट्स टू से। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप 10 में आएगा ही आएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ ही रहे हैं उनको पता है, शुरू से मैं पढ़ाते वक्त बार बार ये बोलता रहता हूं कि ये टॉप 10 केस, टॉप 10 केस। तो ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट के लिए टॉप 10 केसेस में बार बार ये आएगा ही आएगा। मेन बात जो इसमें अभी कही जा रही है वो ये कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो जो है जैसे है ऑलमोस्ट वो वैसे ही रहेगा, उसको चेंज करना आसान नहीं है। राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि पावर है सेंटर के पास टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबलीज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इलेक्शन से जीत के आती है, बट किसी टिपिकल सिचुएशन में वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस चीज की पावर है। रूटीन में ये आसान नहीं है, बट इन सर्टेन सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लों, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, पार्लियामेंट हैज वाइड पावर स्पेशली इन मैटर्स नॉट लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनियन लिस्ट पर तो कानून बना ही सकती है, साथ में कॉन्करेंट लिस्ट में उनके पास ज्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू स्टेट। स्टेट लिस्ट में जो लिखा है चलो उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना ही सकती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होगा, लेकिन कंकरेंट लिस्ट पर जो कॉमन लिस्ट है जिस पर दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ ऊपर है ना। आगे चलते हैं तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये कहा कि अगर सेंटर चाहे तो वो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी बिठा सकती है स्टेट्स के अगेंस्ट। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगे तो किसी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को चेक करने के लिए
कमीशंस ऑफ इंक्वायरी बिठा सकती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी इस बात को प्रूव करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर है हमेशा। चल, अब हम एक और केस ले रहे हैं। इसके अंदर ये बात हुई कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें इन्होंने कहा कि कोर्ट एम्फसाइज्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार छोटी छोटी टर्म्स एग्जाम में आ जाती हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब हुआ? भाई मिलके काम करो। लिमिटेड आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस बाय द सेंटर, यानी कि केंद्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फालतू फंड में किसी बात के लिए तंग नहीं करेगा। आप बोलोगे अभी तो आपने कहा ऊपर कमीशंस बिठा देंगे। हाँ, तो कोई रीजन तो होगा, कोई रीजन तो होगा ना। कल को कोर्ट पूछ सकती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई क्यों तुमने इंक्वायरी बिठाई, या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया टेम्पोररी या परमानेंटली, तो क्यों कर दिया? कोई आंसर तो दोगे सुप्रीम कोर्ट को। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एंड दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बंद कर दो। तो यहां पर भी एनसीटी इस डिसीजन में यही बात आई है कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। सेंटर एंड स्टेट्स मिल के काम करो, आपस में झगड़ा नहीं करना है, और सेंटर को भी अपनी दादागिरी नहीं दिखानी है। जहां जरूरत हो वहां जरूर उनके पास कंट्रोलिंग पावर्स हैं, लेकिन स्टेट्स को भी एक रीजनेबल ऑटोनॉमी यानी रीजनेबल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। अब अगर हम एनालिटिकल इवैल्यूएशन करें तो यहां पर क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो कुल मिलाकर फेडरल स्ट्रक्चर है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, और इमरजेंसी में तो यूनिटरी हो ही जाता है। तो एक तरह से यूनिटरी बायस, एकात्मक झुकाव, यानी कि है फेडरल लेकिन थोड़ा यूनिटरी टाइप फेडरल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बढ़िया है, जैसे जीएसटी में भी ये लोग कर रहे हैं मिलके, सेंटर एंड स्टेट्स कोऑपरेट इन गवर्नेंस। ये ज्यादा अच्छा है कि इंडिया धीरे धीरे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में और स्ट्रॉन्गर होती जाए। अभी भी है, बट जितना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रॉन्गर होगा इंडिया उतनी ही और मजबूत होती जाएगी। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है, स्टेट्स आपस में इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए compete भी करती हैं कि हाँ जी हमारी सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तो हेल्दी कंपटीशन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन वीकन्स द स्टेट ऑटोनॉमी। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, देखो उसके अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज है। हर स्टेट को अगर हम पावरफुल बना दें तो ये आपस में भी लड़ने शुरू कर देंगे। एक मैंने साउथ में पढ़ा था, किसी नदी के जल को लेके, सम रिवर वाटर, दो स्टेट्स लड़ रही हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में ना स्ट्रॉन्गर वे में आए तो ये तो स्टेट्स ही आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन इंडिया में है और वो ठीक भी है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज भी किया गया है, वो ठीक है, बट आमतौर पर ये यूनिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मैंने कहा ना, दो स्टेट जब आपस में लड़ने लगे तो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए जो उनको कंट्रोल करे। और फिर क्राइसिस अगर आ जाए तो ऐसे में कोई स्टेट बोले मैं सपोर्ट करूंगा वॉर में, कोई मैं नहीं करूंगा, तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो पूरी इंडिया एक है, एक ही मिलके चलते हैं, तो क्राइसिस के वक्त में ये बढ़िया रहता है। सो हमारे यहाँ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स का जो है ना, यूनिक फेडरल सिस्टम है, कंबाइनिंग फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। ये हमने अच्छे से पूरे क्वेश्चन में बार बार डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शुरू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। फिर भी कोई डाउट हो, अपनी तरफ से मैंने समझाया, फिर भी डाउट हो तो आप जो है इन नंबर्स पे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। फेस टू फेस क्लासेस एग्जाम्स में होंगे, उसके लिए पहले से रजिस्टर कर लीजिए। और ये जो बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए नॉमिनल प्राइस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है एनजीपीए लॉ कॉलेज नाम से, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट्स और प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर वीडियोज डालता रहता हूँ, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।